फरवरी 1958 की एक ठंडी सी दोपहर थी जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के जवान फुटबॉल प्लेयर्स म्यूनिक रियम एयरपोर्ट पर खड़े थे। उन्होंने अभी अभी यूरोपियन कप मैच में रेड स्टार बेलग्राड को हराया था और सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सबसे छोटे प्लेयर्स में से एडी कोलमैन 21 और डेविड पैक 22 ने बर्फ देखी और अपने आप को रोक नहीं पाए। दोनों दोस्त बर्फ उठाकर एक दूसरे पर फेंकते हुए हंस रहे थे, बिल्कुल बेपरवाह होकर। अब उन्हें क्या पता था कि बस कुछ घंटों बाद दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस टीम को बसबी बेब्स कहा जाता था, जिनकी एवरेज एज सिर्फ 22 साल की होती थी। फुटबॉल की दुनिया कहती थी कि यह ग्रुप ब्रिटिश फुटबॉल का सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स का ग्रुप था। अब म्यूनिक के एयरपोर्ट टर्मिनल में दोस्ती भरी बातें हो रही थी, गाने गाए जा रहे थे और सबको इंतजार था इंग्लैंड वापस जाने का। एडी, जिसे उसके फैंटास्टिक फुटवर्क के लिए स्नेक हिप्स बुलाया जाता था, सबके लिए गर्म ड्रिंक्स लेकर आया। बाकी लोग अपने घर वालों और बच्चों के लिए गिफ्ट्स खरीद रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। इस टीम का प्लान था ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज फ्लाइट 609 को पकड़ना, जो कि एक रिलायबल एयर स्पीड AS57 एम्बेसडर फ्लाइट थी। इसे इसकी लग्जरी के लिए द एलिजाबेथन कहते थे। ये प्लेन क्वीन एलिजाबेथ II को भी ले जा चुका था। प्लेन में टोटल 44 लोग चढ़ रहे थे, जिसमें मैट बसबी, पूरी टीम और 9 जर्नलिस्ट भी शामिल थे। लेकिन किसे पता था कि ये उनका आखिरी सफर बनने वाला है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बसबी बेब्स का नाम हमेशा के लिए इतिहास की बुक्स में एक ट्रैजिक इंसिडेंट के रूप में दर्ज हो जाएगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस भयानक घटना को रोका जा सकता था। पूरी कहानी को जानने के लिए इत्मीनान से वीडियो को एंड तक देखना। देखो, ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज फ्लाइट 609 में एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था। प्लेन के अंदर 2 कार्ड गेम्स चल रहे थे। एक टेबल पर जॉनी बेरी, रोजर बायरिन और लियाम वेलान खेल रहा था। वही सामने रे वुड और जेकी ब्लेंचफ्लावर बैठे थे। दूसरे टेबल पर डेविड पेग, बिल फॉक्स, केनी मॉर्गन्स और एल्बर्ट स्कैनलॉन अपने कार्ड्स देख रहे थे। सब अपने वक्त का पूरा मजा ले रहे थे। फ्लाइट की आगे की तरफ 20 साल का बॉबी चार्ल्टन, जो यूनाइटेड किंगडम का सबसे प्रॉमिसिंग स्टार था, शांति से डेनिस वॉयलेट के साथ बैठा हुआ था। डेनिस ने टीम के लिए काफी जरूरी गोल्स बनाए थे। अब उनके सामने हेनरी ग्रेग, जो गोलकीपर था, 2 सीट्स पर फैल कर बैठा था, क्योंकि पिछले गेम में उसने रेड स्टार बेलग्रेड के सेकंड हाफ में बहुत टफ फुटबॉलिंग अटैक फेस किए थे। मिडिल रोज में मैट बसबी बैठे थे, जो यूनाइटेड के लेजेंडरी मैनेजर थे। वो पहले ही 4 अहम ट्रॉफीज जीत चुके थे और उस वक्त वो फुटबॉल के एक बड़े नाम थे। लेकिन उस दिन बसबी थोड़े थके हुए लग रहे थे। हाल ही में उनके वेरिकोज वीन्स की सर्जरी हुई थी, जो छोटी सी प्रोसीजर थी, लेकिन उसने इन्हें थोड़ा कमजोर कर दिया था। उनके पास उनके स्टाफ और फुटबॉल का असली बॉय वंडर डंकन एडवर्ड्स बैठा था, जिसे इंग्लैंड के सबसे ग्रेट यंग टैलेंट्स में से एक माना जाता था। कॉलमन, मार्क जोन्स, टॉमी टेलर और जियोफ बेंट भी उसी सेक्शन में बैठे थे। पीछे की तरफ जर्नलिस्ट बैठे थे, जो उस रात मैनचेस्टर प्रेस बॉल अटेंड करने का इंतजार कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं हूं एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स फैन और मुझे इसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। इसलिए मैं हमेशा प्रॉफिटेबल सॉल्यूशंस ढूंढता हूं अपने नॉलेज से पैसे कमाने का। अब इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं 1xBet सर्विस को, जो इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ रिलायबल है, जहां सब कुछ कन्वीनियंट है, गेम इंटरफेस, सपोर्ट और फंड विड्रॉल। 1x ऐप में आप स्पोर्ट्स इवेंट्स पर खेल सकते हो, या डिफरेंट गेम्स को भी और स्लॉट्स को भी खेल सकते हो, जिसमें सबसे पॉपुलर क्रैश गेम्स भी है, जिसकी हर कोई बात कर रहा है, जिससे मिलियंस ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। आप जो भी जीतने का पैसा है उसे किसी भी कन्वीनियंट तरीके से कुछ ही पलों में विड्रॉ कर सकते हो। UPI, बैंक ट्रांसफर, पेटीएम, फोन पे, ये सब कुछ अवेलेबल है। एक और जरूरी बात, आप अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% का बिल्कुल फ्री बोनस पा सकते हो रजिस्ट्रेशन के दौरान। बस मेरा एक्सक्लूसिव प्रोमो कोड कौशिक1 यूज करो। लिंक और प्रोमो कोड आपको वीडियो के नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब प्लेन के प्रोपेलर्स घूमने लगे और रनवे पर स्पीड बढ़ने लगी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जल्द ही सबको महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। जमीन पर बर्फ का कीचड़ व्हील से निकल रहा था, लेकिन तब भी प्लेन को जरूरी लिफ्ट नहीं मिल पा रही थी। को पायलट केनेथ रेमंड को तुरंत समझ में आया कि प्लेन में कोई दिक्कत हो गई है। उसने एरोप्लेन में सर्जिंग नाम का डिफेक्ट डिटेक्ट किया, जो एक्सेसिव बूस्ट प्रेशर का साइन होता है, और अगर ऐसा हुआ तो इंजन्स मिड एयर में फेल भी हो सकते थे। अब ब्रेक्स जोर से लगाए गए और प्लेन अचानक से रुक गया। थोड़ी देर बाद सबको शांति से बताया गया कि प्लेन में एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया है और सबको प्लेन से उतरकर टर्मिनल में वापस जाना पड़ेगा जब तक इश्यू फिक्स नहीं हो जाता। प्लेन अब तक सिर्फ 40 सेकंड्स तक ही मूव किया था। अब जैसे ही पैसेंजर्स उतरे, कंफ्यूजन और टेंशन का माहौल बन गया। लोग आपस में सवाल कर रहे थे कि क्या इंजन फेल हो गया है, क्या विंग्स में बर्फ थी, क्या मौसम ठीक होगा। अब उनका ये कंसर्न वैलिड था, क्योंकि इससे 1 साल पहले ही एक और ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज प्लेन मैनचेस्टर के पास क्रैश हो गया था, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई थी। बसबी और उनके
प्लेयर्स को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि टेक्निकल फॉल्ट अक्सर ही एक बहुत नॉर्मल सा इश्यू होता था जो तुरंत ही ठीक भी हो जाता था। उन्होंने ये पहले भी देखा था। बस एक साल पहले बिलबाओ में यूनाइटेड का फ्लाइट तब तक डिले था जब तक पूरी टीम ने मिलके विंग्स से बर्फ और आइस को साफ नहीं किया। अब हैरी ग्रेग जो नॉर्दर्न आयरिश गोलकीपर थे, पहले एक बार बेलफास्ट से वापस आते वक्त एक फ्लाइट में थे जब प्लेन का एक प्रोपेलर मिड एयर में ही गिर गया था। तो उनके लिए ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे। अब जब सभी लोग पहली फेल्ड टेक ऑफ के बाद टर्मिनल में वापस आए तब मैनचेस्टर इवनिंग क्रॉनिकल के रिपोर्टर एल्फ क्लार्क ने एस्टिमेट किया कि अब तो 2 या 3 घंटे और लग जाएंगे फ्लाइट के रेडी होने में। क्लार्क जो पहले वर्ल्ड वार 1 के सिपाही रह चुके थे, उनका एक अलग लेवल ही रिस्पेक्ट था सभी पैसेंजर्स के बीच। मार्क जोन्स जो टीम में सेंटर हाफ की पोजीशन पर खेलता था, एक ड्यूटी फ्री शॉप में गया और एक सेंट क्रिस्टोफर मेडल खरीदने लगा जो ट्रैवलर्स के पेट्रोन सेंट के नाम से जाना जाता था और जो उन्हें सेफ रखता था। सभी लोगों ने और कॉफी ऑर्डर की और धीरे धीरे रिलैक्स्ड फील करने लगे, लेकिन सबको सरप्राइज तब मिला जब जल्दी से बोर्डिंग का अनाउंसमेंट आ गया, ये बोलते हुए कि प्लेन वापस टेक ऑफ के लिए रेडी है। अब फिर से सब प्लेयर्स और पैसेंजर्स अपनी सीट में बंद गए, टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन एक बार फिर से प्लेन का नोज लिफ्ट नहीं हुआ और एयरक्राफ्ट रनवे के आइसी सरफेस पर ही रुक गया। अब ये लगातार दूसरा फेल्ड अटेम्प्ट था और इस बार एक आवाज सबके बीच से उठी। ये फ्रैंक स्विफ्ट की थी जो इंग्लैंड के फॉर्मर गोलकीपर और अब न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के फुटबॉल राइटर बन गए थे। यूजुअली बहुत शांत और फ्रेंडली रहने वाले फ्रैंक स्विफ्ट के शब्द इस बार घबराहट से भरे हुए थे जब उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है। 2 फेल्ड टेक ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद सबको लगने लगा कि मैनचेस्टर वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पैसेंजर तीसरी बार एयरपोर्ट टर्मिनल में वापस चले गए और सबके मन में अनईजी सी फीलिंग बढ़ने लगी। प्लेयर्स आपस में बात करने लगे कि शायद रात तो जर्मनी में ही बितानी पड़ेगी। डंकन एडवर्ड्स यूनाइटेड का यंग स्टार अपनी लैंड लेडी को मैनचेस्टर में एक टेलीग्राम भेजने लगा, ये सोच के कि अब फ्लाइट कल ही जाएगी। उसका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ऑल फ्लाइट्स कैंसल्ड फ्लाइंग टुमारो डंकन। लेकिन फिर से एक और अनाउंसमेंट आई कि प्लेन एक बार फिर रनवे पर उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार ये प्रोसेस और भी जल्दी लग रहा था। इतने बड़े प्लेन की प्रॉब्लम इतनी जल्दी कैसे फिक्स हो गई, ये चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी, जैसे सब कुछ जल्दी जल्दी किया जा रहा हो। सबके मन में ये शक आया था, लेकिन एक बार फिर सारे प्लेयर्स, स्टाफ्स और जर्नलिस्ट प्लेन की तरफ बढ़ निकले। लोगों का कहना था कि उस दिन का वेदर बेहद ही खराब था और रनवे पर कम से कम 5 से 7 इंच का बर्फ का कीचड़ जमा हुआ था। लेकिन अब किस्मत ने अपना रुख ले लिया था। किसी ने भी तीसरी बार टेक ऑफ करने के डिसीजन चैलेंज नहीं किया। बस भी चाहता था कि प्लेयर्स मैनचेस्टर जल्द से जल्द वापस पहुंचे ताकि सैटरडे को वुल्व्स के अगेंस्ट मैच के पहले एक दिन का आराम मिल सके। पायलट जेम्स थेन को फिर से ट्राई करने का क्लियरेंस मिल गया था और अगर किसी पैसेंजर को ये क्रेजी लग रहा था तो भी किसी में भी इतना हौसला नहीं था कि वो कुछ बोल भी सके। फिर प्लेयर्स एक एक करके प्लेन में वापस बैठ गए। 2:59 AM पर कंट्रोल टावर के पास एक रेडियो मैसेज आया, क्या हमें क्लियरेंस मिल गए हैं। प्लेन के अंदर सब डरे हुए बैठे हुए थे। कॉकपिट में पायलट जेम्स थेन एयर स्पीड इंडिकेटर पर फोकस कर रहा था। जब प्लेन 117 नॉट्स यानी कि 135 माइल्स पर आवर तक पहुंच गया, उसने V1 कॉल किया, यानी कि वो पॉइंट जहां से टेक ऑफ कैंसिल करना सेफ नहीं होता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नेक्स्ट स्टेप V2 कॉल करना होता है, वो भी एग्जैक्टली 119 नॉट्स पर, जो टेक ऑफ की रिक्वायर्ड स्पीड होती है। लेकिन उसी वक्त निडल नीचे गिरने लगा। पूरा प्लेन अचानक ही एक मौत का जाल बन गया। प्लेन की स्पीड अब 112 नॉट्स पे आ गया और फिर 105। जेम्स थेन ने डेस्परेट होकर थ्रॉटल को जोर से मार दिया ताकि इंजन से ज्यादा पावर निकाली जा सके। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो रनवे खत्म होने वाला था। सामने एक रोड, एक फार्म हाउस, एक पेरीमीटर फेंस, कुछ ट्रीज और बहुत सारी स्नो दिख रही थी। 1 सेकंड के अंदर उसने और को पायलट ने समझ लिया कि अब दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता। पायलट्स ने तुरंत अपने आप को इम्पैक्ट लिए रेडी कर लिया। दूसरी तरफ प्लेयर्स और दूसरे लोगों ने भी फील कर लिया था कि प्लेन के टेक ऑफ में कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ऑलमोस्ट सभी लोग अपने सीट के अंदर जाकर छुप गए और क्रैश होने का वेट करने लगे। इसी बीच किसी ने हंसना शुरू कर दिया, वो भी बिल्कुल पागलों वाली हंसी। तब दूसरी तरफ से डर के मारे किसी ने गाली दी और चिल्लाया कि मरते हुए भी तुम्हें हंसी आ रही है। सच का सामना बस कुछ ही सेकंड्स दूर था। प्लेन रनवे पर दौड़ा चला जा रहा था, उसी रेड बिल्डिंग के पास से गुजरती हुई जहां पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्लेन रुकी हुई थी। वेलान जो कि 22 साल का था, एक डेवोट कैथोलिक था और जो आयरलैंड से था। उसने बस इतना ही कहा, अगर ये मौत है तो मैं तैयार हूं। इसी बीच प्लेन के पायलट जेम्स थेन ने एक रिस्की एक्शन लिया। उसने जोर से चिल्लाया, अंडर कैरेज अप।
और प्लेन के व्हील्स को रिट्रैक्ट कर दिया ताकि प्लेन अपने पेट पर स्लाइड कर सके और जल्दी से रुक जाए। एक जोर का झटका लगा और प्लेन का मोशन बदला और कुछ पैसेंजर्स को लगा कि शायद प्लेन अब हवा में उड़ने वाला है, लेकिन असल में प्लेन कभी हवा में उठा ही नहीं। 3:04 पर प्लेन रनवे से बाहर आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्किड कर गया। सिर्फ एक भयंकर सीटी जैसी आवाज बची थी और फिर एक के बाद एक जोर से क्रैश होने की आवाज कंट्रोल टावर तक पहुंची। चारों तरफ हल्ला हो गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की वन ऑफ द बेस्ट टीम का प्लेन क्रैश हो गया है और बहुत सारे प्लेयर्स मारे गए हैं। अब ये बिल्कुल ऐसा बोलना था जैसे आज के टाइम में मेसी और रोनाल्डो को कुछ हो जाना। उस दिन 44 में से 20 लोग तुरंत वहीं पर मारे गए और इस क्रैश को द म्यूनिक एयर डिजास्टर नाम से फेमस कर दिया गया। अब अगर आज के समय में उस एक्सीडेंट को दोबारा देखे ना तो ये कहना सेफ होगा कि अगर सही सेफ्टी प्रिकॉशंस 1958 में ली गई होती तो उस दिन हर किसी की जान बच सकती थी और शायद फुटबॉलिंग हिस्ट्री आज किसी और ही मोड़ पर होती। अब शुरू में इस क्रैश का इल्जाम पायलट एरर पर लाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि असली वजह कुछ और थी। जांच के बाद सब ये समझ गए थे कि रनवे के एंड पे जो बर्फ का कीचड़ था ना, उसकी वजह से प्लेन की स्पीड कम हो गई थी और वो सेफ फ्लाइंग स्पीड तक नहीं पहुंच पाई। टेक ऑफ के दौरान एयरक्राफ्ट ने 117 नॉट्स यानी कि 217 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी थी, लेकिन जैसे ही प्लेन ने उस कीचड़ को टच किया ना, स्पीड 105 नॉट्स यानी कि 194 किलोमीटर पर आवर तक गिर गई, जो टेक ऑफ के लिए काफी स्लो था और रनवे पे स्पेस भी नहीं बचा था कि टेक ऑफ को अबॉर्ट किया जा सके। पुराने एयरक्राफ्ट जिनके टेल विंग लैंडिंग गियर्स थे वो इस तरह के कीचड़ से कम इफेक्ट होते थे क्योंकि उनका डिजाइन ही ऐसा होता था। लेकिन नए मॉडल्स जैसे कि एम्बेसडर जिनके नोज व्हील, लैंडिंग गियर और मेन व्हील्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पीछे थे, वो इससे ज्यादा इफेक्ट होते थे। इस कंक्लूजन के बावजूद जर्मन एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने जेम्स थेन जो क्रैश में बच गए थे उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि थेन ने विंग से आइस नहीं हटाई थी जो क्रैश का रीजन बना था। ये इल्जाम इसके बावजूद लगाया गया कि कई विटनेसेस ने कहा था कि प्लेन के विंग्स पर कोई भी आइस दिखाई नहीं दे रही थी। एयरक्राफ्ट को डी आइस करना कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन रनवे के मेंटेनेंस को ध्यान में रखना एयरपोर्ट अथॉरिटीज का काम था। सच ये है कि उन्हें बर्फ के इस कीचड़ के रिस्क के बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस ही नहीं थी। जर्मन अथॉरिटीज का पूरा केस विंग्स के आइसी कंडीशन और एक फोटोग्राफ पे बेस्ड था जो टेक ऑफ के पहले ली गई थी और जिस पे विंग्स पे स्नो दिखाई दे रहा था। लेकिन जब ओरिजिनल नेगेटिव को देखा गया तो ये क्लियर हुआ कि वो स्नो एक्चुअली में सन का रिफ्लेक्शन था, रियल स्नो या आइस नहीं थी। ये डिफरेंस ओरिजिनल नेगेटिव और पब्लिश्ड फोटोग्राफ्स के बीच कंपेयर करने से समझ आ गया था। अब असली विटनेसेस को जर्मन अथॉरिटीज के इंक्वायरी में नहीं बुलाया गया और थेन के खिलाफ प्रोसीडिंग्स 1969 तक चलती रही। जब फाइनली उन्हें क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं पाया गया, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कंक्लूड किया कि रनवे पे मेल्टिंग स्नो का बिल्डअप था जिसकी वजह से प्लेन रिक्वायर्ड स्पीड तक नहीं पहुंच पाया। जेम्स थेन को एक्सीडेंट के बाद डिसमिस कर दिया गया, उन्होंने फिर कभी भी प्लेन नहीं उड़ाया। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर 2 बार अनसक्सेसफुल टेक ऑफ्स के बाद भी प्लेन को पोस्टपोन क्यों नहीं किया गया। उस दिन तो मौसम भी बेहद खराब था, तो प्लेयर्स की सेफ्टी को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। इन दी एंड इस डिजास्टर को इस वजह से याद रखा जाता है क्योंकि ये प्रिवेंट हो सकता था। तो दोस्तों ये थी कहानी द म्यूनिक डिजास्टर की, एक ऐसा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जिसे चाहकर रोका जा सकता था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो लिखा है वो होकर रहता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे टॉपिक्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना जिसमें हमने बात किया है फ्लाइट 401 के बारे में। फ्लाइट 401 एक ऐसा प्लेन था जो कि क्रैश हो जाता है और उसके बाद उस प्लेन के पार्ट्स को दूसरे एरोप्लेन्स में लगाया जाता है और जिन एरोप्लेन्स में उसके पार्ट्स को लगाया जाता है ना, वहां पर पैसेंजर्स ने लिटरली भूत को देखा था। पर आखिर क्या है ये पूरा माजरा, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।